Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll going to share what does an analyst do. So let's begin. So in KPMG मुझे ऑलमोस्ट एक ईयर का एक्सपीरियंस है एंड यहाँ पे चलता कैसे है कि एनालिस्ट होता है सबसे लोएस्ट पोजीशन कंसल्टेंसी में एंड देन उसके बाद आफ्टर 2 years और मोर एसोसिएट कंसल्टेंट्स होते हैं, देन आफ्टर उसके बाद कंसल्टेंट्स होते हैं, देन असिस्टेंट मैनेजर्स और फिर ऊपर चलते जाता है. इट्स लाइक दिस. सो एनालिस्ट एक बहुत ही लाइक जो लो लेवल पोजीशन है वो है यहाँ पे फॉर फ्रेशर्स एंड ऑब्वियसली आई वाज अ फ्रेशर, तो मुझे एज अ एनालिस्ट यहाँ पे लिया. काफ़ी कंपनीज़ में मैंने देखा है और कंपनीज़ में कि एनालिस्ट यूजुअली सेकंड या थर्ड लेवल का रोल होता है, पोजीशन होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे एनालिस्ट बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए 0 लेवल है. उसके बाद आपका लेवल बनता है एसोसिएट कंसल्टेंट्स, देन कंसल्टेंट्स. सो बेसिकली काफ़ी कंपनीज़ में ये होता है कि एनालिस्ट के बाद सीनियर एनालिस्ट बनता है, देन एसोसिएट कंसल्टेंट, सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट एंड कंसल्टेंट्स, ऐसे होता है. बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता. एनालिस्ट के बाद आप सीधा एसोसिएट कंसल्टेंट बनते हो. तो एक जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है वो ये है कि आप एनालिस्ट से कंसल्टेंसी में आ जाते हो. मैसेज एनालिस्ट से आप कंसल्टेंसी में आ जाते हो, तो वो जो आपका डोमेन है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है. दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज वर्किंग हेयर. एंड काफ़ी लोगों को डाउट होता है जब वो ज्वाइन करता है एज एन एनालिस्ट. उन्हें लगता है कि उनके पास डेटा आएगा एंड वो उस डेटा से जो चाहे वो एनालिसिस करके दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा डैशबोर्ड बना के दे सकते हैं. बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है. जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है वो हमारे पास अपना डेटा लेके आता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके आता है, अपनी KPIs लेके आता है. सो KPIs आर बेसिकली एनालिसिस जो क्लाइंट चाहते हैं कि हम उसके डेटा पे करें. ठीक है, तो जैसे 15-20 या समटाइम्स लार्जर अमाउंट भी होता है KPIs का. 30 KPIs भी होती हैं जो हमें परफॉर्म करने के लिए देते हैं. तो वो डेटा जो हमारे पास आता है वो मल्टीपल फॉर्मेट्स में आता है. ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेटा जो होगा वो एक्सेल में ही आएगा, PDFs में भी आ सकता है और दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है. समटाइम्स हमें डेटा सीधा क्लाइंट के सर्वर से लेना होता है. ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास हमेशा एक्सेल फाइल वो हमें मेल करेंगे. हमें कई बार उनके सर्वर से डायरेक्टली डेटा लेना होता है. एंड अगर वैसे तो वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, बट अगर वर्क करते करते अगर हमें सर्वर से डेटा लेना है तो उस केस में अगर कुछ कंपनीज़ को प्रॉब्लम होती है तो हमें क्लाइंट लोकेशंस पे भी जाना पड़ता है और फिर वहाँ उनके सिस्टम्स पे हम डेटा लेते हैं. एंड उनके सिस्टम्स में भी डेटा कई बार एक्सेल फॉर्मेट में ही होता है, वो हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो उनके सिस्टम्स पे ही हम अपना एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे एक्सेल और पाइथन, पावर BI, वो सब हमें उनके सिस्टम्स पे चाहिए रहता है. तो वो एज़ पर आर रिक्वायरमेंट अपने सिस्टम्स में वो सारे टूल्स डालते हैं एंड देन फिर क्लाइंट लोकेशन पे जाके हम वहाँ पे अपना एनालिसिस करते हैं. तो ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही अपना कोई एनालिसिस नहीं दिखा सकते कि उन्होंने 30 KPIs हमें दिए परफॉर्म करने के लिए. 30 KPIs में से अगर हम कुछ 1-2 लाइक और ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से जो हमें लगता है विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में हम वो KPIs ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता. दूसरा जो डाउट आता है काफ़ी लोगों को वो ये आता है कि क्या क्लाइंट फेसिंग होता है या नहीं. सो होता है. फॉर मी स्टार्टिंग से रहा है. यूजुअली क्या होता है कि सी इन एन ऑर्गेनाइजेशन दे आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. ठीक है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं. तो हमारा रोल क्या होता है इसमें कि अगर क्लाइंट हमारी ही टीम का है तो उस केस में हम क्लाइंट फेसिंग होंगे क्योंकि वो हमारी ही टीम क्लाइंट लेके आई है एंड फिर हमारा जो उनके साथ आपका क्लाइंट फेसिंग का सारा प्रोसेस होता है वो होता है. बट अगर ऐसे होता है कि क्लाइंट दूसरी टीम का है तो उस केस में हम क्लाइंट फेसिंग नहीं होते. जिस भी टीम का वो क्लाइंट रहता है उनकी टीम से कोई ना कोई रिसोर्स हमारे साथ रहता है एंड वो कम्युनिकेट करता है क्लाइंट के साथ एंड जो भी कम्युनिकेशन होता है या जो भी रिजल्ट निकल के आता है वो फिर वो हमारे साथ शेयर करता है. तो हमारे 2 काम होते हैं बेसिकली. मेरे यहाँ पे 2 काम होते हैं. एक होता है कि अगर आपका सीधा क्लाइंट फेसिंग है तो आपका वो खुद का प्रोजेक्ट है, आपको उस पर काम करना होता है. दूसरी चीज़ होती है वी सपोर्ट अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल. ठीक है, जैसे काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है और काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे. तो उनके पास क्या होता है बेसिकली कि उनको जैसे पाइथन नहीं आती या उन्हें पावर BI नहीं आता, पर उन्हें वो वाला डैशबोर्ड और वो एनालिसिस चाहिए. तो क्या होता है कि डेटा ना कई बार बहुत ही ज़्यादा यूज होता है. ठीक है, 16 करोड़ 15 करोड़ ऐसा डेटा होता है. तो एक्सेल में तो वो काफ़ी सारी फाइल्स हो जाती हैं, राइट. तो वहाँ पे एनालिसिस अगर वो एक्सेल पे मैनुअली करने बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा. इसलिए व्हाट दे डू, वो हमें एज अ रिसोर्स दूसरी टीम से हायर करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ठीक है, उसकी चार्जेबिलिटी अलग लगती है, सब कुछ अलग प्रोसेस होता है. फिर हम उसको पाइथन में, बिकॉज पाइथन में इट इज़ बिट ईजी, तो हम पाइथन में उसको लेते हैं और फिर हम वहाँ पे उसका एनालिसिस करते हैं. अगर डैशबोर्डिंग होती है तो डैशबोर्डिंग करते हैं. ठीक है.
ठीक है, ये पूरा फ्लो होता है। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाइथन से एनालिसिस होता है, एक्सेल से एनालिसिस होता है, पावर बीआई से डैशबोर्ड बनते हैं और ख़त्म। सिर्फ डैशबोर्डिंग तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरनल जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो भी बनानी होती हैं। इंटरनल वेब एप्लीकेशंस एज इन कि जैसे मैं एनालिस्ट हूँ, मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर टूल का क्या काम है, तो मुझे उसके लिए कोड कैसे करना है, ठीक है। अगर कोई मुझे सपोज जैसे पावर बीआई है तो दैट इज़ ईजी टू यूज़ क्योंकि इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है सारे टूल्स। बट अगर पाइथन से हमें कुछ करना है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू कोड एवरीथिंग, ठीक है। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबको कोडिंग आए दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो व्हाट वी डू, वी क्रिएट टूल्स फॉर देम, ठीक है। वी क्रिएट टूल्स फॉर देम एंड वो भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह ही बनाते हैं, ईजी टू यूज़ बनाते हैं। उसमें बैक एंड में हमने कोडिंग करी होती है एंड फ्रंट एंड में उनका जो इंटरफेस होता है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं ताकि उनके लिए ईजी हो फॉर द नॉन कोडर्स टू अंडरस्टैंड कि किस टूल का क्या मतलब है, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ से लाना है, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो एक ये काम भी होता है। दूसरा, अगर आप बिग 4 फर्म में एनालिस्ट हो, सी इट डजंट मीन कि आपका जो टेक स्टैक है वो पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, एक्सेल यही है, ठीक है। एनालिस्ट बेसिकली एक पोजीशन है डीए टीम के अंदर, ठीक है। एनालिस्ट इज़ बेसिकली अ पर्सन जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। ही और शी एनालाइसिस द डेटा। अब जब हम जैसे ऐसे इंटरनल टूल्स बनाते हैं, इंटरनल वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो अगर हम वहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल जांगो यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन मेक इट ईजिली, क्योंकि जैसे पाइथन आती है मोस्टली यहाँ पे उन सबको जांगो भी आती है, ठीक है। तो वो हम ईजिली बना सकते हैं। बट अगर हमें कोई टूल बनाना है ऑन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, या कोई और टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है, तो उसके लिए कंपनीज वेब डेवलपर्स को भी हायर करती हैं, ठीक है। उनकी पोजीशन भी एनालिस्ट होती है, उनकी पोजीशंस भी एनालिस्ट ही होती हैं, बट दे आर वेब डेवलपर्स। फिर धीरे धीरे उन्हें एनालिस्ट वाले प्रोजेक्ट्स भी मिलने शुरू होते हैं, धीरे धीरे वो उन टूल्स टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ करते हैं, बट जो उनकी पोजीशन होती है वो एनालिस्ट ही होती है। तो हर बार एनालिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ बंदा डीए वाला काम ही करता होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमारी टीम में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एनालिस्ट की पोजीशन पे हैं पर वो एनालिसिस वाला कोई काम नहीं करते, ठीक है। थर्ड चीज़ कि एआई काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, काफ़ी इन डिमांड है। इवन हमारी टीम्स में भी काफ़ी लोग जिनको AIML आती है उनको हायर किया है। एंड एनालिसिस में भी अब काफ़ी यूज़ हो रहा है। ऐसी चैटबॉट्स हैं तो हम इंटरनल पर्पसेस के लिए वो भी बनाते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पे भी AIML लगता है। फिर समराइजेशन हो गया या इस टाइप के टूल्स हो गए तो वो भी हमें बनाने होते हैं। तो उसके लिए अगर आपको एनालिसिस के साथ थोड़ा सा डेटा साइंस का भी नॉलेज है, स्पेशली LLMs एंड ट्रांसफॉर्मर्स, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और प्रमोशंस वगैरह और ये सब ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि आपको उन चीज़ों की भी नॉलेज है जो इन डिमांड है फ़िलहाल, ठीक है। मेरा एक मैसेज आया है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे पूरा सिस्टम रहता है। तो यूजुअली जो एनालिस्ट पोजीशन पे होता है वो ऐसा नहीं है कि वो एनालिसिस वाले काम करता है, वो डेटा साइंस वाले भी काम कर सकता है, वो वेब डेवलपमेंट वाले भी काम कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है। एनालिस्ट मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक वही डेटा एनालिसिस वाला ही काम है आपका, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड। आप बिग 4 फर्म्स में अगर आपको आना है तो वेब डेवलपर के उसमें भी आप आ सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है। तो यूजुअली ये होता है। अभी आई वॉज अवेलेबल इन द मॉर्निंग, आ गया, आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी, ठीक है। तो बस ऐसे होता है कि जब आप अवेलेबल होते हो और किसी और प्रोजेक्ट में या किसी और इंटरनल काम में अगर आपकी ज़रूरत होती है तो उस केस में फिर आपको वहाँ पे अलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मीटिंग रूम पे बैठी हूँ अभी, बाहर एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती क्योंकि काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, तो दैट्स वाई। अभी लाइक मेरी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग्स भी यूजुअली यहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट में होती हैं। ट्रेनिंग्स भी मल्टीपल टाइप्स की होती है। एक होता है जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, एज इन जो कंपनी के रिसोर्सेज ही आपको ट्रेन करते हैं। वो बेसिकली बिजनेस प्रोसेसेस पे होते हैं, कंपनी की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। 11 बजे काम स्टार्ट करना है।
फाइन, ठीक है। तो ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं आपको जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं, KPMG रिलेटेड होते हैं, और इंटरनल जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनके रिलेटेड इन्फो प्रोवाइड करने के लिए वो कोर्सेज किए जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती हैं फॉर स्किल इन्हांसमेंट, जैसे बेसिक्स ऑफ AI, बेसिक्स ऑफ पाइथन, बेसिक्स ऑफ अदर टूल्स जैसे पावर BI, ठीक है। बेसिकली पावर BI यूज़ होता है, टैबलो उतना यूज़ नहीं होता, पावर BI ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड, अगर आप कुछ भी दोनों में से कर रहे हो तो प्रेफर टू डू पावर BI इंस्टेड ऑफ टैबलो, ठीक है। और यस, क्लाइंट फेसिंग हम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किसका प्रोजेक्ट है, और काफ़ी मल्टीपल सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप एक ही सेक्टर में वर्क करते हो, ठीक है, मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं। तो इसलिए भी ना आपको क्लाइंट की साइड से KPIs दी जाती हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के मास्टर हो, एक्सपर्ट हो, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप फ्रेशर हो, जैसे मैंने ज्वाइन करा था, तो मुझे किसी भी बिजनेस प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। तो उस केस में क्या होता है, जब हमें क्लाइंट की साइड से KPIs मिलती हैं तो हमारे लिए ईजी होता है टू अंडरस्टैंड कि इस सेक्टर में इन क्लाइंट्स के लिए ये चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो वो एनालिसिस्ट चाहते हैं कि उनके डेटा पे हो। तो इससे क्या होता है ना कि हमें फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स मिलने होते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्प होती है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 5 KPIs हमें नहीं मिल गई इन क्लाइंट A, तो क्लाइंट B को हम वो 5 KPIs रेफ़र कर सकते हैं कि अगर आप चाहो तो हम ये भी कर सकते हैं, बिकॉज वी नाउ नो कि ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आप अपनी तरफ से कोई एनालिसिस करके नहीं दे सकते, आप कर सकते हो। आपको अगर लगता है, आपको पता है कि ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अगर मैं देती हूँ तो वो हेल्पफुल रहेगी उनके लिए, तो आप ज़रूर अपने मैनेजर से या जो भी उसमें अलाइंड सीनियर है उनसे बात करके आप वो KPIs में ऐड करा सकते हो, ठीक है। ये होता है। डैशबोर्ड्स बनते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं पावर BI के डैशबोर्ड्स में। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक बेसिक सा डैशबोर्ड बना दिया, फिल्टर्स लगा दिए, स्लाइसेस लगा दिए, 4 ग्राफ बना दिए और डैशबोर्ड बन गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मल्टीपल पेजेस का होता है, एक ही डैशबोर्ड में मल्टीपल पेजेस होते हैं, एंड समटाइम्स एक डैशबोर्ड फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बट वो जो अलग अलग पेजेस हैं वो अलग अलग पेजेस हैं फॉर ऑल द डिफरेंट लोकेशंस जो उनकी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट पेज इज़ फॉर दिल्ली, द सेकंड पेज इज़ फॉर नोएडा, द थर्ड पेज इज़ फॉर गुड़गांव, ऐसे होता है। तो यूजुअली कंपनीज क्या डिमांड करती हैं कि जो दिल्ली वाला है वो सिर्फ दिल्ली वाला पेज ही देख सकता है, ठीक है, जो गुड़गांव वाला है वो सिर्फ गुड़गांव वाला ही देख सकता है, ठीक है, पब्लिश करते टाइम, वो बाकी सारे नहीं देख सकते। तो उस केस में क्या होता है कि पावर BI में काफ़ी लो लेवल सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको आप, अगर आपको आती हैं तो वो सिक्योरिटीज़ आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली आप उसमें ईमेल्स डाल सकते हो ऑफ द पीपल जिनको आप चाहते हो कि वो व्यू करें एज़ पर द लोकेशन, ठीक है। तो अगर आप पावर BI सीखते हो तो आपको ये सिक्योरिटीज़ वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली ये ट्रेनिंग्स में जो ट्रेनिंग्स होती हैं ना वो काफ़ी बेसिक होती हैं, तो टू गिव यू जस्ट द इंट्रो ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। जैसे फॉर द नॉन कोडर्स, इंट्रोडक्शन टू AI, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, बेसिक्स ऑफ पावर BI, तो ताकि आपको एक एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये टेक्नोलॉजीज़ कैसे वर्क करती हैं। ये नॉट ओनली हेल्प करता है आपको कि आपकी स्किल्स डेवलप हो, आपको पता चले कि कैसे वर्क होता है, बट ऑल्सो अगर आप किसी जैसे कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, किसी और टीम का है, वो एक्सेल से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डेटा काफ़ी ह्यूज है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उसको पाइथन से करा। नाउ द थिंग इज़, पीपल थिंक जैसे एक्सेल चलता है वैसे ही पाइथन चलता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। पाइथन अलग है, एक्सेल अलग है, दोनों के जो इंटरनल वर्किंग्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा जब आपको पता होगा कि पाइथन कैसे वर्क करता है। तो एटलीस्ट अगर आप पूरी कोडिंग नहीं सीख सकते तो आपको बेसिक्स इन डिमांड टेक्नोलॉजीज़ का पता होना चाहिए ताकि आप ईजिली दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सको, ठीक है। तो अभी मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने दूसरी टीम के साथ कोलैबोरेट किया था, तो उनको पाइथन नहीं आता था, तो उनको समझाना ना बहुत मुश्किल हो गया था कि ये पर्टिकुलर चीज़ हम नहीं कर सकते। वो ये सोच रहे थे कि जैसे एक्सेल चलता है वैसे ही पाइथन चलता है, ठीक है। तो यूजुअली क्या हुआ ना कि जब हम एक्सेल का फिल्टर ओपन करते हैं तो वो केस इनसेंसिटिव होता है। अब जब देख लिया सब सही लगा, अब जब लोड करके सारा एनालिसिस हो गया पाइथन में, तब पता चला एक्सेप्शंस गलत आए हैं। क्यों गलत आए हैं? क्योंकि सारे प्रॉपर एक केसिंग में नहीं थे, राइट। तो फिर से वो एनालिसिस दोबारा हुआ, फिर से वो पूरा रन हुआ और फिर से उसमें उतना टाइम लगा, राइट। क्योंकि जब आपने कोड बना लिया, आपने उसमें डेटा इंपोर्ट कर दिया, आपने उसमें सब कर दिया, तो अब वो जो टाइम उसको एग्जीक्यूट करने में लगा रहा है वो टाइम, उस टाइम में आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। जब तक आपके पास उसने आउटपुट नहीं दे दिया आप कुछ नहीं कर सकते, दैट्स वाई, ठीक है। ऐसे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप चाहे
कोडिंग में है चाहे नहीं है, बट एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर इफ़ यू एवर टॉक विद द कोडर्स और आपको उनसे कोई भी काम कराना हो तो आपको पता हो कि वो क्या कह रहे हैं और उन्हें पता हो कि आप क्या कह रहे हो। ठीक है, तो वो सेम पेज पर दोनों आए, इसलिए आपको बेसिक्स तो एटलीस्ट सबका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे बेसिक्स की भी ट्रेनिंग होती है। और अगर आप आना चाहो, बिग 4 फर्म ज्वाइन करना चाहो, तो आप एज कुछ भी और आपका कोडिंग वाला बैकग्राउंड ना हो तो एटलीस्ट बेसिक्स तो सीख के आना ही, क्योंकि हर टीम में ही यूज़ हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, अब डेटा काफ़ी यूज आता है, अब वो एक्सेल वाला डेटा नहीं रहा, अब डेटा काफ़ी ज़्यादा आता है। या तो आप मल्टीपल फाइल्स पे अपना एनालिसिस चलाओगे, बाय मल्टीपल फाइल्स आई मीन 20 to 30 फाइल्स फॉर अ सिंगल यूनिट। ठीक है, या तो आप उन सारी शीट्स पे एक ही काम करोगे, फिर वो हैंग होगा, फिर वो चलना बंद हो जाएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, ऐसी डेडलाइंस पास आ जाएंगी। या तो आपको अगर बेसिक पाइथन आती होगी तो आप किसी कोडर के साथ बैठ के वो करा सकते हो, या एटलीस्ट आप खुद आगे प्रैक्टिस करके आप खुद वो चीज़ पाइथन से कर सकते हो। तो हर एक टीम में अब कोडिंग यूज़ हो रही है, हर एक टीम में AI आ रही है फॉर एवरी वर्क। तो ये दो चीज़ें तो आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए इफ़ यू ज्वाइन द फर्म। ठीक है, so this was all from my end. If you found the video helpful, do not forget to like, share and subscribe. See you in the next one.